देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं मद और लेकर के हाजिर अपना खास कार्यक्रम नेशन एट 9। आप सभी का स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश भर की खबरें, पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक की तमाम बड़ी खबरें। हर प्रदेश की खबर होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले की। और आज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अरुणाचल प्रदेश की खबर के साथ, जहां पर आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करने के बाद मुर्मू की ये पहली अरुणाचल प्रदेश की यात्रा है। इससे पहले राष्ट्रपति मुर्मू सोमवार को अरुणाचल प्रदेश के 37वें स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को बधाई देते हुए कहा कि ये राज्य भारत की समृद्ध संस्कृति और विविधता का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत में सूर्य देवता की पहली किरणें अरुणाचल प्रदेश को आलोकित करती है। ये राज्य अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य से सुशोभित है। यहाँ की विभिन्न जनजातियां, उनकी सांस्कृतिक विरासत, उनकी विविधता में एकता सभी देशवासियों को प्रेरणा देती है। और अगली बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ अब पूरे एक्शन में नजर आ रहे हैं। उन्होंने राज्यसभा के 12 सांसदों के खिलाफ बार बार सदन के वेल में जाने, नारेबाजी करने और कार्यवाही में बाधा डालने के लिए संसदीय समिति से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के 12 सदस्यों के खिलाफ कथित विशेष अधिकार हनन की जांच करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि इनमें से 9 सदस्यीय कांग्रेस और 3 सदस्य आम आदमी पार्टी के हैं। इन सभी पर विशेष अधिकार उल्लंघन की कार्रवाई करने के लिए जगदीप धनखड़ ने समिति को मामला भेज दिया है। और अगली खबर भारत और सिंगापुर के बीच रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज को लेकर है, जहां पर इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लुंग सुबह 11 बजे भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी कि यूपीआई और सिंगापुर के पे नाउ के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहेंगे। इसकी लॉन्चिंग भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के प्रबंध निदेशक श्री रवि मेनन की तरफ से की जाएगी। इसके जरिए सिंगापुर में पढ़ रहे भारतीय छात्रों को पेमेंट करने में आसानी होगी। आपको बता दें कि अगर किसी माता पिता को भारत से सिंगापुर पैसे भेजने होंगे तो वो प्रक्रिया भी सरल हो जाएगी। ये सब होगा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज के जरिए, जिसे आज लॉन्च कर दिया जाएगा। और अब खबरों में रुक करते हैं पूर्वोत्तर राज्य मेघालय का, जहां पर आज अमित शाह चुनावी दौरे पर जाएंगे। इस दौरान गृह मंत्री 2 चुनावी रैलियों को भी संबोधित करेंगे। शिलांग में पहली चुनावी रैली के बाद पिंथोरू मखरा में दूसरी चुनावी सभा करेंगे। बता दें कि मेघालय के सभी 60 विधानसभा सीटों पर 27 फरवरी को वोट डाले जाएंगे और 2 मार्च को वोटों की गिनती होगी। इससे पहले नागालैंड में चुनावी सभा के दौरान राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा गया। उन्होंने कहा कि जब से राहुल गांधी कांग्रेस के नेता बने हैं, पार्टी का स्तर दिन ब दिन गिरता जा रहा है। अगली खबर भी मेघालय से, जहां पर राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता सचिन पायलट आज से मेघालय दौरे पर रहेंगे। सुबह 11 बजे मेघालय प्रदेश कांग्रेस ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और दोपहर 12 बजे पुलिस बाजार शिलांग में जनसभा में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय में विधानसभा चुनाव के लिए 22 फरवरी से यानी कल से कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी प्रचार करेंगे, जिसको लेकर सचिन पायलट एक दिन पहले ही मेघालय पहुंचेंगे। और वहीं कांग्रेस सूत्रों की मिली जानकारी के मुताबिक राजधानी शिलांग में मलकी मैदान में राहुल गांधी कांग्रेस के उम्मीदवारों के साथ बड़ी रैली करेंगे। और अब खबरों में रुका लेते हैं कर्नाटक का, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 दिनों के दौरे पर हैं और आज उनके दौरे का आखिरी दिन है। तीसरे दिन की शुरुआत बता दें आपको कि चिकमंगलुरु में बुद्धिजीवियों के साथ चर्चा से करेंगे। उसके बाद दोपहर में हासन जिले में सार्वजनिक बैठक में हिस्सा लेंगे। फिर शाम को हासन में ही बूथ लेवल के अधिकारियों से बातचीत करेंगे। बता दें कि अप्रैल से मई के बीच कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले बीजेपी ने अपना एक्टिव मोड ऑन कर दिया है। कर्नाटक दौरे के दूसरे दिन उन्होंने उडुपी और बेलूरू में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि देश में केवल उन्हीं की पार्टी वैचारिक पृष्ठभूमि वाली और त्याजर आधारित है। उन्होंने कहा कि देश में कांग्रेस सहित अन्य सभी राजनीतिक दल परिवारवादी पार्टी है, वहीं बीजेपी खुद में एक परिवार है। और अगली खबर दिल्ली की सियासत से जुड़ी हुई, जहां पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दावा किया है कि सीबीआई ने 26 फरवरी को उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से सीबीआई दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूछताछ करना चाहती है। सिसोदिया ने बताया कि मैंने सीबीआई से अनुरोध किया था कि मैं वित्त मंत्री होने के नाते सरकार का बजट बनाने में व्यस्त हूं, मुझे फरवरी तक का समय दिया जाए। आपको बता दें कि इससे पहले सिसोदिया ने सीबीआई से अनुरोध किया था कि आबकारी नीति मामले में उनसे पूछताछ फरवरी के आखिरी हफ्ते तक टाल देनी चाहिए, क्योंकि वो दिल्ली
के बजट को अंतिम रूप देने में व्यस्त है। अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई ने पूछताछ टालने के सिसोदिया के इस आग्रह को मंजूर कर लिया है। और अगली खबर भी दिल्ली से है, जहां पर आज शिवसेना के उद्धव गुट की याचिका पर शिवसेना का नाम चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को देने के चुनाव आयोग के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इससे पहले वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्ष वाली बेंच के सामने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले गुट की याचिका को जल्द सूचीबद्ध करने के लिए पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया। हालांकि CJI ने इस मामले पर कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया। बेंच ने कहा कि नियम सभी पर समान रूप से लागू होता है, इसलिए उचित प्रक्रिया के साथ आइए। बता दें कि चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को देने के फैसले के खिलाफ चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच सुनवाई करेगी। और चलिए बढ़ते हैं आगे, महाराष्ट्र की खबरों का रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि आज नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अनुभूति इंक्लूसिव पार्क का शिलान्यास किया। इस मौके पर विधायक प्रवीण दटके और कृष्णा खोपड़े, मोहन मते और विकास कुंभारे, पूर्व मंत्री सुलेखा कुंभारे भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि 2016 में केंद्र सरकार ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए दिव्यांग अधिकार अधिनियम को पारित किया था। यह कानून दिव्यांगों को सम्मान से जीने का अधिकार देने के उद्देश्य से अस्तित्व में आया और इस पहल के तहत केंद्र सरकार ने दक्षिण भारत और मध्य प्रदेश में कुछ दिव्यांग पार्क बनाए। अब इसी कड़ी में नागपुर के पारडी परिसर में दिव्यांग बच्चों और सामान्य नागरिकों के लिए ये अनुभूति इंक्लूसिव पार्क जो है, एक्सक्लूसिव पार्क जो है वो बनाया जा रहा है। और अब महाराष्ट्र के जेईई मेंस को लेकर अगली खबर है, जहां पर बता दें आपको कि जेईई मेंस को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा। बॉम्बे हाईकोर्ट जेईई मेंस के लिए 75% और टॉप 20 परसेंटाइल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करेगा। इस फैसले के जरिए 75% बता दें आपको कि दरअसल ये जो विवाद है ये खत्म होने की उम्मीद की जा रही है। बता दें कि जनहित याचिका के मुताबिक जेईई मेंस उम्मीदवारों ने मांग की है कि इस साल एंट्रेंस एग्जाम के लिए 75% और टॉप 20 परसेंटाइल क्राइटेरिया को खत्म किया जाए या फिर उसे कम करके 50% किया जाए। अगली खबर एनआईए से जुड़ी हुई है। गैंगस्टर टेरर फंडिंग मामलों को लेकर एनआईए एक बार फिर से एक्शन में आ गई है। इस बार एनआईए की टीम ने 70 से ज्यादा ठिकानों पर छापा मारा है। इससे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, गुजरात और मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्य इसमें शामिल हैं। ये छापेमारी टेरर फंडिंग को लेकर गैंगस्टर और उनके करीबियों के ठिकाने पर हुई है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक 6 गैंगस्टर से पूछताछ के दौरान कई और गैंगस्टर के नाम सामने आए थे। एनआईए पूछताछ के लिए गए गैंगस्टरों के घरों पर और उनसे उनके सहयोगियों से जुड़े अन्य ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, नीरज बबाना, टिल्लू ताजपुरिया और गोल्डी बराड़ पहले से ही एनआईए की रडार पर हैं। पिछले साल अक्टूबर में एनआईए ने उत्तर भारत और दिल्ली में 50 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की थी। और खबरों में रुक कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश का, जहां पर आज से अडानी सीमेंट प्लांट में काम शुरू हो जाएगा। अडानी समूह और ट्रांसपोर्टर्स के बीच चल रहा सीमेंट विवाद सरकार की मध्यस्थता और कई दौरों की बैठक के बाद खत्म हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि अडानी समूह और ट्रांसपोर्टर्स में समझौता हो गया है। मंगलवार से दोनों सीमेंट प्लांट में काम शुरू हो जाएगा, यानी कि आज से काम शुरू हो जाएगा। जय हिमाचल। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि 6 टायर वाले ट्रक का जो दाम है वो 10 रुपये 30 पैसे प्रति किलोमीटर और वहीं 12 टायर वाले ट्रक के लिए 9 रुपये 30 पैसे प्रति किलोमीटर का दाम तय किए गए हैं। बता दें कि 68 दिनों तक अडानी ग्रुप और ट्रक ऑपरेटर्स के बीच सीमेंट प्लांट में माल भाड़े को लेकर विवाद चला। फिलहाल ये विवाद सुलझ गया। अगली खबर गोवा से है, जहां पर 3 दिवसीय क्यूएस सम्मेलन का आज तीसरा दिन है। तीसरे और आखिरी दिन गोवा के सीएम प्रमोद सावंत क्यूएस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में भारत समेत कई देशों के यूनिवर्सिटी के चेयरमैन हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, शोध और विकास के साथ साथ शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए क्या नीति हो, इस पर चर्चा की जा रही है। साथ ही आत्मनिर्भर भारत का जिक्र करते हुए अन्य देशों के शैक्षिक संस्कृति के साथ तालमेल बैठाते हुए देश के आर्थिक विकास को रफ्तार दी जाए, इस पर भी मंथन हो रहा है। क्यूएस सम्मेलन में निम्स यूनिवर्सिटी चांसलर डॉक्टर बीएस तोमर ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। और अगली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सीतापुर पहुंचे, जिसके बाद संघ के विभाग कार्यवाह कृष्ण कुमार प्रजापति के घर गए और वहां भोजन के बाद विश्राम भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी भारतीय हिंदू हैं, जो विद्वान हैं वही पंडित हैं और पंडित जाति से नहीं होता, वो वेदों से हो जाता है पंडित, वही पंडित है।
अगली बड़ी खबर उत्तराखंड से, जहां पर उत्तराखंड में सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए श्रद्धालुओं को रजिस्ट्रेशन कराना होगा, बिना इसके वो यात्रा में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। सरकार ने इसके लिए टोल फ्री नंबर, ईमेल आईडी, ऐप और व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है और इसके अलावा मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप पर भी आप बता दें आपको कि 8394833833 पर व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। इस माध्यम से रजिस्ट्रेशन के लिए आपको इस नंबर पर यात्रा मैसेज करना होगा और इसके बाद आपसे कुछ सवाल किए जाएंगे जिनका आपको जवाब देना होगा। जवाब देते हुए आप चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दूसरी तरफ आज चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी सचिवालय में समीक्षा बैठक करेंगे। वहीं उम्मीद ये की जा रही है कि इस बार पिछले साल के मुकाबले यात्रियों की संख्या जो है वो बढ़ेगी। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिंटो हॉल में आयोजित कायाकल्प अभियान कार्यक्रम में शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शहरों और कस्बों में सड़कों के मेंटेनेंस के लिए अब आर्थिक संकट बाधा नहीं बनेगा। प्रदेश के 413 निकायों को सड़कों की मरम्मत के लिए 750 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह ने पहली किश्त 350 करोड़ रुपए सिंगल क्लिक के जरिए ट्रांसफर भी की। वहीं सीएम ने कहा कि पहली बार राज्य के बजट में सड़कों की मरम्मत के लिए पैसा दिया गया है। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक अहम ऐलान भी किया और कहा कि प्रदेश सरकार अवैध कॉलोनियों को वैध करने की प्रक्रिया शुरू कर रही है। बिल्डर प्लॉट काटकर निकल गया और लोगों की जीवन भर की कमाई लग गई, इसलिए अब नई अवैध कॉलोनियां नहीं बनने देंगे। और चलिए अब जल्दी से राजस्थान की कुछ अहम खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं। जी हां, जोधपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने व्यास मिड सिटी का लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम गहलोत ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनते ही हमने निरोगी राजस्थान की शुरुआत की है। फ्री मेडिसिन के बाद इसे आगे बढ़ाया। सीएम अशोक गहलोत ने आगे कहा कि हमारी सरकार ने भामाशाह और आयुष्मान स्कीम को जोड़कर चिरंजीवी योजना तैयार की है, जहां पर पहले 10 रुपए का बीमा किया, जिसे अब बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। अब सरकार के पैकेज में राजस्थान से बाहर भी इलाज करा सकते हैं। और अगली खबर भी राजस्थान से है, जहां पर बीजेपी के सांसद रंजीता कोली ने राजस्थान सरकार से मांग की है कि सीएम गहलोत को स्पेशल टीम गठित कर पुलिस की बर्बरता की जांच करवानी चाहिए, क्योंकि एक महिला के गर्भ में बच्चे की मौत पुलिस की बर्बरता को दिखाती है, जिसकी जितनी निंदा की जाए कम है। पीड़ित महिला को न्याय दिलाने के लिए हम महिला आयोग भी जाएंगे। और अगली खबर राजस्थान से, जहां रेलवे सुरक्षा बल और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे 21 से 23 फरवरी तक जयपुर में संयुक्त रूप से 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन करेगा। बयान के अनुसार G20 देशों के समूह की अध्यक्षता मिलने की पृष्ठभूमि में भारत जयपुर में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे की 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस की मेजबानी करेगा। इस बैठक में रेलवे सुरक्षा रणनीति और भविष्य के लिए तैयारी और दृष्टिकोण विषय पर चर्चा की जाएगी। जयपुर में होने वाले 18वें संस्करण में UIC साझेदार अंतर्राष्ट्रीय संगठन, भारतीय रेलवे, RPF के संबंधित अधिकारी के साथ साथ दुनिया भर के रेलवे संगठनों के सुरक्षा प्रमुख भाग लेंगे। इससे पहले साल 2006 और 2015 में RPF ने दिल्ली में UIC विश्व सुरक्षा कांग्रेस का सफलतापूर्वक आयोजन किया था। UIC रेलवे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है और दुनिया भर में रेल परिवहन को बढ़ावा देता है। और अगली खबर बिहार से है, जहां पर नीतीश कुमार से लंबे समय से चल रहे राजनीतिक टकराव के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने आखिरकार जेडीयू से इस्तीफा दे दिया। पटना में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने इसका ऐलान किया। उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू के MLC के पद से इस्तीफा देकर नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बनाने का ऐलान किया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मैं नई राजनीतिक पार्टी की शुरुआत कर रहा हूं। उपेंद्र कुशवाहा ने इस दौरान नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि वो तो पड़ोसी के घर में अपना उत्तराधिकारी तलाश रहे हैं। कुशवाहा ने आरजेडी के साथ गठबंधन करने पर भी आपत्ति जताई और कहा कि नीतीश कुमार की राजनीति का अंत बुरा होने वाला है। अगली खबर झारखंड से है, जहां पर बिहार सरकार के मंत्री और झारखंड जेडीयू प्रभारी अशोक चौधरी रांची पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी को लेकर कहा कि अगर देश में बीजेपी को रोकना है तो हमें एक होना होगा। वहीं पार्टी से बगावत कर चुके उपेंद्र कुशवाहा को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें परेशानी थी तो हमारे नेता से बात करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है, लेकिन अति महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात नहीं है। उनके इस बयान से तो साफ है कि पार्टी उनके मांगों को पूरा नहीं करेगी।
और अगली अहम खबर हरियाणा से, जहां पर विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। पहले दिन की तरह आज भी जोरदार हंगामे के आसार हैं। सरकार को घेरने के लिए मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पहले से ही रणनीति तैयार कर चुकी है। विधानसभा की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। कांग्रेस विधायक सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले मार्च निकालेंगे और बता दें कि 23 फरवरी को मुख्यमंत्री मनोहर लाल बजट पेश करेंगे। इस बार के बजट से हरियाणा के लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। शिक्षकों और छात्रों को इस बजट से बड़ी उम्मीदें हैं। छात्र चाहते हैं कि सरकार महंगाई पर रोक लगाए और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करे। और अगली खबर पश्चिम बंगाल से, जहां पर मुख्यमंत्री ने बजट में मात्र 3% डीए बढ़ाने का ऐलान किया है, जिसके बाद राज्य सरकार के कर्मचारी विरोध में उतर आए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि देश में हर कर्मचारी को डीए मिलता है, यहां कर्मचारी को 3% देकर बोलते हैं बहुत हो गया। इसी वजह से आज आंदोलन हो रहा है। अब धीरे धीरे प्रशासन ठप हो जाएगा। नागरिकों को जो सेवा मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी और ये सब स्थिति सरकार की नाकामयाबी की वजह से पैदा हुई है। और अब खबरों में रुक करते हैं छत्तीसगढ़ का, जहां पर कांग्रेस अधिवेशन से पहले ईडी की छापेमारी पर कांग्रेस ने आपत्ति जाहिर की है। ईडी की छापेमारी पर दिल्ली से लेकर जयपुर तक कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी की छापेमारी के समय पर सवाल उठाते हुए कहा कि अधिवेशन से ठीक पहले जांच की क्या जरूरत है। जिन मामलों की वो बात करते हैं उसकी जांच 1-2 महीने पहले या फिर 1-2 महीने बाद भी कर सकते थे, लेकिन ठीक कांग्रेस के अधिवेशन से 4 दिन पहले ये करना क्या बताता है कि बीजेपी कांग्रेस पर राजनीतिक हमला कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऐसी दमनकारी कार्यवाहियों के आगे नहीं झुकेगी। और अब खबरों में रुक करते हैं ओडिशा की, जहां पर आज से ओडिशा विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। सत्र के पहले दिन राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल सदन में अभिभाषण रखेंगे। बजट सत्र 2 चरणों में 6 अप्रैल तक चलेगा। वित्त मंत्री निरंजन पुजारी 24 फरवरी को सदन में बजट पेश करेंगे और 31 मार्च को विनियोग विधेयक पेश किया जाएगा। सत्र का पहला चरण आज से 2 मार्च तक होगा और 2 से 9 मार्च के बीच अवकाश रहेगा और फिर 10 से 6 अप्रैल तक बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू होगा। इससे पहले विधानसभा की कार्यवाही का संचालन शांतिपूर्ण करने के लिए सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस डीजी ने विधानसभा का जायजा लिया। और अगली खबर तेलंगाना से, जहां पर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राज्य में बयानबाजियां तेज हो गई हैं। वाईएसआरटीपी प्रमुख वाईएस शर्मिला ने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए उनको तालिबानी बता दिया। शर्मिला ने कहा कि तेलंगाना भारत का अफगानिस्तान है और केसीआर इसका तालिबान है। मीडिया से बातचीत करते हुए शर्मिला ने कहा कि केसीआर एक तानाशाह है, वो अत्याचारी है। तेलंगाना में कोई भारतीय संविधान नहीं है, केवल केसीआर का संविधान है। इससे पहले महबूबाबाद के विधायक और बीआरएस नेता शंकर नाइक के खिलाफ कथित टिप्पणी करने के आरोप में तेलंगाना पुलिस ने शर्मिला को हिरासत में लिया था। अगली खबर केरल से है, जहां पर कुन्नूर में यूथ कांग्रेस के 10 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। दरअसल यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सीएम पिनरई विजयन का विरोध करते हुए काले झंडे दिखा रहे थे और सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, जिसकी वजह से पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। बता दें कि पिछले सप्ताह राज्य का जब बजट पेश किया गया था तो बजट में पेट्रोल और डीजल पर 2 रुपए के टैक्स की बढ़ोतरी की गई थी, जिसकी वजह से सीएम के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन किए गए। अब अगली खबर की ओर रुख करते हैं। अगली खबर तमिलनाडु से है, जहां पर इरोडपुर विधानसभा क्षेत्र में 27 फरवरी को उपचुनाव होने हैं। इसके लिए राजनीतिक दलों ने प्रचार शुरू कर दिया है। इस बीच अभिनेता से नेता बने और मक्कल निधि मय्यम प्रमुख ने कमल हासन को भी चुनाव प्रचार में शामिल किया है। बता दें कि कांग्रेस उम्मीदवार ईवीकेएस एलंगोवन ने प्रचार करेंगे और अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इसके पीछे क्या रणनीति है। दरअसल ऐसा पहली बार हो रहा है जब कमल हासन की पार्टी मक्कल निधि मय्यम किसी और पार्टी का समर्थन कर रही है। डीएमके के नेतृत्व वाले सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस में पार्टी के लिए रास्ता साफ होने की संभावना बनी हुई है। हालांकि हासन ने इस मामले पर कोई भी भरोसा नहीं दिया। वहीं चेन्नई में पार्टी मुख्यालय में बोलते हुए हासन ने कहा कि फैसला केवल वर्तमान स्थिति के लिए है। 1 साल बाद हमारा क्या रुख होगा, इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अगली खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर रामबन में भूस्खलन के कारण सड़कों में दरार आ गई। रामबन जिले के दुक्सरदल गांव में भूस्खलन के बाद कई घर क्षतिग्रस्त हो गए, जिसके बाद एहतियातन प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। इलाके में स्थानीय प्रशासन की तरफ से राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। यह हादसा रामबन जिला मुख्यालय से महज 45 किलोमीटर की दूरी पर दल गांव में हुआ है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में भी भूस्खलन हुआ था। नई बस्ती गाँव में कई घर भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त हो गए थे। डोडा के बाद रामबन में भूस्खलन आने की वजह से स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है।
अगली खबर असम से है, जहां पर वाराणसी से 13 जनवरी को रवाना हुआ दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज गंगा विलास गुवाहाटी के पांडु पोर्ट पहुंचा। यात्रा के 42वें दिन गंगा विलास क्रूज 28 जर्मन और स्विस पर्यटकों के साथ पांडु पोर्ट पर पहुंचा। रिवर क्रूज को SL सुबनसरी और HPT अम्बेडकर ने एस्कॉर्ट किया। लंगर डालने के बाद IWAI के सदस्यों ने पर्यटकों का भव्य स्वागत किया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से गंगा विलास को झंडे दिखा करके रवाना किया था। तो नेशन एट 9 में फटाफट अंदाज में देश दुनिया का हाल आपने जाना। इस बीच एक अहम खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि झारखंड के लोहरदगा में हाथी ने आतंक मचाया। जी हां, हाथी ने 24 घंटे में 5 लोगों को कुचल दिया है। तो बड़ी खबर, अहम खबर, हाथी के आतंक की वजह से 5 लोग जो है वो कुचल गए हैं। हाथी के हमले में सभी 5 लोगों की मौत हो गई है। अहम खबर, बड़ी खबर, दरअसल ये जो हाथी है वो ग्रुप से बिछड़कर गांव में घुसा था ये हाथी, और उसके बाद इस हाथी ने आतंक मचाना शुरू कर दिया। और आपको बता दें कि इसके आतंक में जो गाँव वासी थे, गांव वाले 5 लोग आ गए और सभी को इस हाथी ने कुचल डाला। तो जंगली हाथी का ये आतंक देखा गया है। झारखंड से ये अहम खबर, झारखंड के लोहरदगा में हाथी ने आतंक मचाया है। आतंक मचाते हुए हाथी ने 24 घंटे में 5 लोगों को कुचल दिया है। तो बड़ी खबर, अहम खबर, हाथी लगातार हमला कर रहा था। हाथी के हमले में सभी 5 लोगों की मौत हो गई है। तो 24 घंटे में हाथी ने 5 लोगों को कुचल दिया है और 5 लोगों की मौत हो चुकी है। तो झारखंड के लोहरदगा से ये अहम खबर, जहां पर हाथी का आतंक जो है देखा जा रहा है। दरअसल बताया ये जा रहा है, ये जो हाथी है वो अपने झुंड से बिछड़ गया था, और जैसे ही अपने झुंड से बिछड़ा उसके बाद ये रिहायशी इलाके की तरफ आ गया, और रिहायशी इलाके में आने के बाद इसने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। और उत्पात मचाते मचाते जो भी इसके रास्ते में आया ये सब कुछ कुचलता चला गया। और इसी बीच 5 लोग ऐसे थे, 5 गांववासी ऐसे थे जो इस हाथी के आतंक के शिकार हो गए। और न सिर्फ शिकार हुए बल्कि इन 5 ही लोगों की कुचलकर मौत हो चुकी है। तो हमले में सभी 5 लोगों की मौत हो चुकी है। तो जंगली हाथी था ये, जो अचानक से रिहायशी इलाके में आ गया। अपने ग्रुप से ये बिछड़ गया था। ग्रुप से बिछड़ने के बाद ये एक गांव में पहुंचा, और इस गांव में जाने के बाद देखिए किस तरीके से इसने आतंक मचाया। लोगों में दहशत का माहौल है। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई, वन विभाग को इसको सूचना दी गई, लेकिन तब तक 5 लोग अपनी जान से हाथ गंवा चुके थे। तो मार चुका था, पता नहीं, हम लोहरदगा में थे। पुलिस जब पता चला कि लोहरदगा से वापस जाते हुए पता चला कि 3 को मार चुका था। जिसे लोहरदगा से घर पहुंचते हुए पता चला कि भाई को भी मार। गाँव में सर बहुत आतंक, तो गाँव में क्या थे, गाँव से 3-4 लाशें निकल गई, तो फिर आतंक ही है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, जो जंगली हाथी है उसका आतंक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जैसा हम लोग देख रहे हैं वहाँ पर जैसा स्थिति है, हाथी हम संभवतः हल्का पागल टाइप का हो गया है, जो लोगों को देख करके डायरेक्ट उन लोग को मारने के लिए दौड़ जा रहा है। तो ऐसा हम लोग का विभाग, पुलिस विभाग सब लगा हुआ है, उसको सही जगह खदेड़ के उसको भगाएं, ताकि ग्रामीणों का जो जान माल का क्षति हो रहा है उससे बचा जा सके। और जितना भी हम लोगों को संभव हो पाएगा, हम लोगों ने 2 टीम को और बुलाया है। एक पुरुलिया का बांकुड़ा टीम आ रहा है, और एक दूसरा आपका रांची से QRT टीम का निकल चुका है हाथी को भगाने के लिए। तो तत्काल अभी हम लोग सब व्यवस्था लेके जा रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि इसे जिला का जो हम लोग का सीमाना है उससे बाहर इसको निकाल करके ग्रामीणों को सुरक्षित कर सकें। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।